ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर M.K. सेन। नमस्कार। समस्या और चुनौती जितनी बड़ी होती है, उससे निपटने के लिए हम सबको उतने ही बढ़े मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कोरोना संक्रमण के दौर में इसकी जरूरत बढ़ गई है। लॉकडाउन में रियायतों के बाद भारत एक बार फिर काम पर लौट रहा है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको ध्यान रखना होगा कि संक्रमण की स्थिति वैसी ही बनी हुई है, इसलिए सतर्कता, सजगता और जागरूकता बहुत जरूरी है। आप कोविड-19 से सुरक्षित रहें, इसलिए आपको जागरूक करने हम लेकर आते हैं आकाशवाणी पर यह खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मानस कमल सेन। डॉक्टर सेन, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर सेन के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800115767। एक और नंबर है 01123314444। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर जाइए और #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सेन, सबसे पहले अगर आज की चर्चा शुरू करें तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसमें एक है मास्क पहनना। आप घर से बाहर कहीं भी जाएं तो मास्क पहनें। और जैसा कि प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, लंबे समय तक हमें इसके साथ जीना होगा, तो कहीं ना कहीं एक मास्क कल्चर भी भारत सहित पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। मास्क पहनने का सही तरीका क्या है? मास्क पहनने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम बहुत जगहों पर देखते हैं कि लोग मास्क पहन लेते हैं, हाथ से उसे ऊपर नीचे एडजस्ट करते रहते हैं, वो कितना सही है और सही तरीका क्या है? जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। जी, मास्क एक कोविड इरा के बाद में, जी, मान लीजिए आपके जो भी आप पहनते हैं उसके साथ एक विशिष्ट अंग बन गया है मास्क। मास्क का पहनना अति आवश्यक है। जैसे आपने अभी बताया कि सारे दिशा निर्देशों में ये बतलाया जाता है कि हम मास्क का व्यवहार करें। कई प्रकार के मास्क आते हैं। जो मास्क आमतौर पर व्यवहार करने के लिए बतलाया जाता है वो एक साधारण कपड़े का एक मास्क भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कभी किसी ऐसे परिवेश में जाएं जहाँ पे अस्पताल में या कहीं और जाएं तो फिर वहां पे उचित होगा कि कोई सिंपल सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क जो आती है बाजार में खरीदने को, वो भी पहन सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क जो एक टाइम व्यवहार करने के बाद उसको फेंक देना होता है। अब मास्क पहनने का सही तरीका ये है कि जो कपड़े का मास्क है, पहले मैं बता दूं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी घर पे भी बना सकते हैं और बाजार में भी बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। मास्क पहनने जब ही आप बाहर निकले, घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का प्रयोग अवश्य करें। उसको अच्छी तरह लगा लें। आपका नाक और मुंह दोनों ढका हुआ होना आवश्यक है। इससे आपको सांस लेने में कोई असुविधा नहीं होगी और बातचीत करने में भी दूसरे व्यक्ति भी आपको सुन सकेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जान लेना कि मास्क एक बार आपने लगा लिया तो कभी भी उसको ऐसी स्थिति में ना छोड़ें जहां पे नाक या मुंह आपका ढका ना हो। क्योंकि देखिए, मास्क पहनने का मतलब एक ही है। मकसद हमारा ये है कि एक तो रेस्पिरेटरी एटिकेट, यदि व्यक्ति विशेष जो मास्क पहन रहा है वो खांसता है या छींकता है तो उससे दूसरों को कोई परेशानी नहीं होती। और दूसरी जो आवश्यक चीज इससे सुविधा होती है
कि बाहर से जो कीटाणु आपके आसपास हैं या कोई भी पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना जा पाए। तो मास्क पहनने के वक्त ये ध्यान रखें कि अगर वो इलास्टिक बैंड से मास्क पहनना है तो फिर कान के पीछे से पहन सकते हैं। कुछ ऐसे होती हैं पट्टियां कि आप पीछे लेकर के उसको बांध सकते हैं। अगर कुछ भी ना है तो कोई बंडाना या कोई ऐसी कोई साफ सुथरा कपड़ा आप ऐसे इस तरीके से ओढ़ लें जिसे आपका नाक और मुंह ढका रहे, और कभी भी बाहर रहते वक्त उसको नाक या मुंह से उतारे मत। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये अक्सर देखा जाता है कि बातचीत करते वक्त या बीच में कैजुअली मास्क को उतार लिया जाता है और उसको एक जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह लटकाया जाता है। ये पहनना और ना पहनना बराबर है। और घर पे आने के बाद उसको अच्छी तरह से धो लें, धूप में सुखा लें और अगली बार निकलने से पहले साफ सुथरे मास्क का व्यवहार करें। अगर मास्क बीच में गीला हो जाता है तो फिर उसको उतार के दूसरा मास्क पहन लें। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में ये जिज्ञासा थी कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जब एक बार आप मास्क पहन लें तो उसको नीचे ऊपर न करें, ऐसे करने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर सेन, एक और बहुत सारे श्रोताओं के मन में सवाल है, जैसे लॉकडाउन में रियायत मिली है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से उनको बताया है कि बाहर से जब सामान लाएं तो क्या सावधानी बरतें, जब कार्यालय जाएं तो क्या सावधानी बरतें। एक सवाल यह है कि बहुत सारे घर में जो आया होती हैं, जो काम करने वाली होती हैं, उनको लोगों ने आना बंद कर दिया जब लॉकडाउन हुआ। अब लोगों के मन में सवाल है कि अगर उनको बुलाते हैं तो क्या प्रिकॉशन बरतें, उनको क्या दिशा निर्देश दें ताकि बाहर से संक्रमण, अगर वो बाहर से घर पे आ रही हैं तो संक्रमण न फैले। जी, ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। लॉकडाउन जब पार्शियली लिफ्ट अप हो गया है जी, तो ऐसे कर्मचारी जो बाहर से आते हैं घरों में, पार्ट टाइम कर्मचारी जो घर में आते हैं और घर में कामकाज करके फिर वापस अपने घरों में चले जाते हैं, इनके लिए भी एक साफ तौर पे हिदायत ये है कि सबसे पहले तो उनको फोन पे ये बतला दें या कहीं कि जब भी आना है ये अवश्य देखें कि उन्हें या उनके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे खांसी, बलगम, बुखार या ऐसी कोई समस्या हो। अगर ऐसा हो तो फोन पे बतला दें कि उस दिन वो नहीं आएंगे। दूसरी बात, निकलने से पहले वो अपना बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा पहन करके निकलें। आने के बाद घर के बाहर के जूते बाहर निकालें और हाथ और अपने पैर अच्छी तरह से धो लें। मास्क का उपयोग तो अवश्य करें और घर में कामकाज का जो स्वच्छता बरकरार रखना है ये तो आमतौर पे सभी को मालूम है। घर पे कामकाज जब खत्म हो जाता है तो फिर वापस जाने से पहले वो अपना जो भी उसका बाहर का जूता पहन के वो निकल जाए। घर के अंदर जब काम करें तो या तो इसके लिए जूते अलग इस्तेमाल करें या नंगे पैर, मतलब साफ सुथरा है तो घर में सभी वैसे हैं तो फिर घर के जूते अलग, घर के जो चप्पल वगैरह हैं वो उनके अलग रहें। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि ये तो हर व्यक्ति को मालूम है कि घर पे किसी को यदि या वो खुद बीमार है कर्मचारी तो वो काम पे ना आए, फोन पे बतला दें कि वो घर पे रहेंगे। ये अवश्य इसका पालन करना जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेन, जैसा कि दिल्ली सहित कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी शुरू हो रही हैं, दिल्ली में बस चल रही हैं, दूसरे राज्यों में 2 राज्यों की आपसी सहमति से अंतर जातीय बस सेवा की भी शुरुआत हो गई है। भारतीय रेलवे भी 1 जून से 200 ट्रेनें संचालित कर रही है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। ऐसे में जो लोग किसी भी तरीके से यात्रा करने की सोच रहे हैं, चाहे बस से, चाहे ट्रेन से या उड़ान से, वैसे तो अलग अलग दिशा निर्देश रेलवे और भारतीय विमानपत्तन ने जारी कर दिए हैं। आपकी ओर से, स्वास्थ्य विशेषज्ञ की ओर से, उन यात्रियों के लिए आप क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद शहर के अंदर यातायात की सुविधाएं भी काफी उपलब्ध हैं और शहर के बाहर अगर जैसे आपने बताया कि अंतर्राज्यीय बस भी चलने लगे हैं, ट्रेन भी शुरू हो गए हैं और कुछ ही दिनों में उड़ानें भी भरनी शुरू हो जाएंगी हमारे देश के अंदर। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम पे जाए, चाहे वो शहर के अंदर हो, दफ्तर में या दुकान पे या कहीं पे भी, या फिर वो कहीं दूरगामी यात्रा का प्लान कर रहा हो, तो उसमें वो ये जरूर देख लें कि खुद बीमार ना हो, यात्रा के दौरान बीमार ना हो। यदि लास्ट मोमेंट में ये नजर आए कि कोई भी किस्म का बुखार या खांसी, बलगम या कुछ ऐसी बीमारी होगी जो यात्रा में अड़चन पैदा कर सकती है, तो यात्रा को रद्द कर दें। दूसरी बात,
यात्रा करते वक्त जो बस सेवाएं हैं या रेल सेवाएं हैं, उसमें रेल बोर्ड करने से पहले या बस बोर्ड करने से पहले ये तो साफ तौर पे लिखा भी जाता है, बताया भी जाता है कि कुछ संख्या के अधिक बसें जो है मतलब अंदर यात्री कुछ संख्या के अधिक नहीं चढ़ पाएंगे तो दूसरी बस का वेट करें। और रेल यात्रा में भी ऐसे ही है कि सीमित संख्या में वो यात्रा करेंगे, सीट छोड़ के बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, इतने दिन हमने लॉकडाउन में क्या सीखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, ये 3 हमारे जीवन का अंग बन चुकी है। ये रिफ्लेक्स एक्शन की तरह हम इसका पालन करेंगे, कहीं पे भी जाएं तो ये इसका हम अवश्य पालन करेंगे। ये सारी चीजें हमें ख्याल रखना आवश्यक है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में मंदसौर से बसंती लाल जी जुड़ चुके हैं। बसंती जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोला। डॉक्टर साहब, मेरा दो प्रश्न है। जैसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महिलाओं में ज्यादा होता है या पुरुष में ज्यादा होता है, और इनकी वैक्सीन 18 महीने से पहले क्यों नहीं बन सकती है? हाँ जी, ये सब आपके पहले प्रश्न का जवाब मैं दे दूं। ये देखा गया है, ये विश्व भर में ये देखा गया है कि मेल्स में या जेंट्स में कोरोना की जो संक्रमण है और बीमारी है, ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। क्यों जाती है, इसका जवाब अभी तक कोई है नहीं। कई थ्योरीज हैं उसके, लेकिन सही तौर पे कोई जवाब है नहीं। दूसरा जो आपका सवाल है कि वैक्सीन 18 महीने से पहले क्यों नहीं बन पाती। अब देखिए, अब इसका अगर नाम हम देखें तो इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब है नया। अब ये बिल्कुल पहली बार मानवता के मतलब मानव जाति के सामने पहली बार इसका जन्म हुआ है, इस वायरस का। हम इससे अगर कंपेयर करें टीबी का या स्मॉल पॉक्स, चेचक का या कोई और बीमारी का जो हमें सदियों, कई वर्षों से, कई हजार या कई 100 वर्षों से हमारे पास है, तो उसके साथ वैज्ञानिकों ने उसके लिए भी वैक्सीन बनाने में काफी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए समय की जरूरत होती है। तो अब भी अगर हम देखें तो 100 से अधिक कैंडिडेट वैक्सीन सारे विश्व भर में लेबोरेटरी पे रिसर्च स्टेज पे हैं। और जब तक इसकी सेफ्टी और एफिकेसी, ये दोनों चीजें निर्धारित की नहीं जाती, इसको बाजार में छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसके हित में नहीं होगा। तो आप ये ना समझें कि रिसर्च और डेवलपमेंट बंद है। रिसर्च और डेवलपमेंट के सब सर्वोपरि आज के डेट पे कोविड संबंधित रिसर्च ही है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो एक वैक्सीन के बनने में जितना वक्त लगता है, उसके कई फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल। पहले वो लेबोरेटरी में होती है, फिर जंतुओं में उसका किया जाता है, उसके बाद में कुछ संख्यक मनुष्यों पे किया जाता है, फिर आगे जाकर के उसको छोड़ा जाता है। तो इस स्टेज से गुजरना, अब उसको फास्ट ट्रैक जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसमें जितना वक्त लगेगा उसके लिए हमें तो मतलब धैर्य रखना ही पड़ेगा। जैसा डॉक्टर सेन भी कह रहे हैं कि दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं कोविड-19 का टीका बनाने के लिए। भारत में भी कुछ समय पहले आईसीएमआर ने बताया था कि लगभग 30 प्रयोगशालाओं में कोरोना के वैक्सीन पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें वो खुश खबरें मिलेगी कि कोरोना का टीका बन गया। लेकिन जब तक नहीं बनता है तब तक सावधानी ही बचाव है। जी। सचिन जी जुड़ चुके हैं अहमदनगर से। सचिन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी सचिन जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, अभी है ना जो पुणे मुंबई से लोग ग्रामीण भाग में आते हैं जी, तब आपके हम कौन सी खबरदारी हमने लेनी चाहिए और हमको उनके लिए क्या करनी चाहिए, इसलिए आपको बताता हूँ मैं। जी डॉक्टर सेन ये कह रहे हैं कि जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं इनके गांवों, उनसे अपने आप को बचाने के लिए अगर वो संक्रमित हैं तो ये भी संक्रमित ना हो जाएं, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है कि जो भी श्रमिक शहरों से अपने गांव वापस जा रहे हैं, इन्हें पहले से ही जहां से वो चल रहे हैं वहां पे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो बिल्कुल संक्रमित नहीं हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शहर से गांव में आता है तो सबसे पहले जो साधारण ज्ञान हमें बताता है कि अगर वो उसे कोई भी किस्म की सिम्टम्स हो तो वो अपने आप को अलग रखें, अपने आप को आइसोलेशन में रखें, बाकी लोगों से मिलने जुलने का जो प्रक्रिया है उसे स्थगित रखें कम से कम 14 दिन तक। क्योंकि देखा ये गया है कि अगर
कोई संक्रमित व्यक्ति जिससे अभी तक सिम्टम्स ना हुए हो, उसे सिम्टम आने में ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर वो सिम्टम्स आ जाते हैं। तो आने के तुरंत बाद एकदम से मेलजोल करना बहुत अधिक मात्रा में भी उचित नहीं होगा। यदि वो संक्रमित है तो इस दौरान वो अपने आप को थोड़ा सा बाकियों से हटके अलग रखें और आइसोलेशन में रखें। और दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क का पहनना, ये तो चाहे हम गांव में हैं चाहे शहर में हैं, इसका कोई इसका विकल्प नहीं है। तो इसे हम बिल्कुल सही तरीके से पालन करें। क्योंकि बहुत सारे शहरों से श्रमिक जो हैं, जो मजदूर हैं या फिर कुछ अन्य लोग हैं जो फंस गए थे, जो पर्यटन पे गए थे, वो वापस लौट रहे हैं अपने गांव। ऐसे में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप को क्वारंटीन करें, और अगर कोई लक्षण है तो जो भी आसपास की अस्पताल हैं या फिर राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 समर्पित अस्पताल हैं, वहां पर जाके सूचित करें। सरकार का एक टोल फ्री नंबर है 1075, आप उस पर भी फोन करके जरूरी जानकारियां ले सकते हैं। धार से अनोखे सिंह जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनोखे जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये जैसे दारू से भी फेफड़ा खराब होता है जी, और ये वायरस से भी फेफड़ा खराब होता है जी, तो कोरोना तो होना ही होना दारू पीने वाले को। आप क्या पूछना चाहते हैं? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दारू पीने से कोरोना नहीं होता। नहीं, ऐसी किसी भी तरह की के शोध के नतीजे नहीं हैं कि मदिरापान से कोरोना नहीं होता। विशेष जानकारी डॉक्टर सेन बताएंगे। हाँ जी, वो सवाल ये है कि मदिरापान के साथ कोरोना का कोई संबंध है कि नहीं। तो ये सामान्य ज्ञान हमें बतलाता है कि मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी। और मदिरापान से न केवल कोई संक्रमण का होने का, लेकिन बाकी अंग जैसे हमारे लिवर का या जीआई ट्रैक्ट का या अन्य सारे अंगों का में भी बीमारी आने के के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं कई गुना। तो मदिरापान या तंबाकू का सेवन या किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन किसी भी रोग के लिए एक सामान्य ज्ञान बताता है कि ठीक नहीं है। और ये तो बिल्कुल गलत है बोलना कि मदिरापान करने से संक्रमण नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है, इसको अपने मन से हटा दीजिए। मदिरापान यदि कोई व्यक्ति कर रहा हो तो हमें ये जरूर निश्चित तौर पे इसको समझाना पड़ेगा कि मदिरा नशा मुक्ति के केंद्र खुले हुए हैं सरकार की तरफ से, उनका सहायता लें और अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पाए। जी बिल्कुल। और भारत सरकार ने कई अवसरों पर कई माध्यमों से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई है कि कोरोना के इस दौर में अफवाहों से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर या कई अन्य माध्यमों पर अगर इस तरह की कोई अफवाह है, जैसे कि अनोखे जी कह रहे थे कि मदिरापान से कोरोना नहीं होता है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। डॉक्टर सेन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मदिरापान और कोरोना का कोई संबंध नहीं है। मदिरापान आपके शरीर में कई और बीमारियों को जन्म देती है, लेकिन उससे कोरोना का संक्रमण खत्म होता है, ऐसा कोई शोध नहीं है और ये बिल्कुल गलत जानकारी है। डॉक्टर सेन, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा एक प्रश्न के जवाब में आप कह रहे थे कि वैक्सीन पर दुनिया भर में काम चल रहा है, इनिशियल स्टेज पे हैं, कहीं ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं, कहीं जानवरों पर ट्रायल हो रहे हैं। कई बार अखबार में आता है कि इटली ने घोषणा कर दी कि उनके यहाँ वैक्सीन बन गया, अमेरिका ने कह दिया वैक्सीन बन गया। इसके क्या मायने हैं? श्रोताओं को लगता है या देशवासियों को लगता है कि अब बहुत जल्द बाजार में वैक्सीन आ जाएगी? हाँ जी, वो ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कई देशों में साइमल्टेनियसली एक ही साथ वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे देश में भी चल रहा है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट के जितने भी स्टेजेस हैं, जितने भी स्तर हैं, कोई फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में है, और जब भी कोई भी ब्रेक थ्रू किसी भी स्टेज में होती है तो ये घोषणा कर दी जाती है साधारणतः कि वैक्सीन में इस स्टेज तक हम पहुंच गए हैं। आपने सुना होगा कि विलायत में भी इसका एक हुआ था ऑक्सफोर्ड के अंदर, और उसमें फिर सबसे पहले हम लोगों ने हमारे देश में भी उस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया है। हम लोगों के हमारे देश में भी कुछ अपने निजी तौर पे भी कुछ लैब्स उन्होंने अपना वैक्सीन के उसमें काम करना शुरू कर दिया है और काफी हद तक सक्सेस भी मिला है। अब अमेरिका में या इटली में या कई और अन्य देशों में भी वैक्सीन के क्षेत्र में
कुछ सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि फाइनल फेज तक कोई भी वैक्सीन अभी तक आ पाया है। ये जब भी आएगा तो ये एक गेम चेंजर होगा, एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी हमें, कि मतलब कि हमने ये प्राप्त कर लिया है ये स्टेज। तो अभी तक ये वैक्सीन इस स्टेज पे नहीं आ पाया है कि मास स्केल पे किसी को इसे लगाया जाए। इस टीकाकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा इस बीमारी के साथ लड़ने में। बिल्कुल, आधुनिक दौर में भारत सहित पूरी दुनिया तरक्की और प्रगति के नए आयाम गढ़ रही है। लेकिन जैसा डॉक्टर सेन ने कहा कि जिस दिन कोरोना का टीका बनेगा वो दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मानवता के लिए भी वो एक बहुत खास दिन होगा। राजधानी दिल्ली से सरोज पांडे जी जुड़ चुके हैं। सरोज जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप दोनों सज्जनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जैसा कि आप सबके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि कोरोना के लक्षण जो है कई बार व्यक्ति में तुरंत नहीं पाए जाते हैं जी, यानी कि जैसे छींक, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी नहीं है जी। तो चूंकि ये छींकने से होता है, ऐसा भी कहा जाता है कि दूसरे के छींकने इत्यादि से मतलब कई बार होता है सामने से मतलब जी। तो अगर लक्षण ही नहीं है तो फिर वो छींकेगा भी नहीं, तो फिर ये कैसे फैलेगा दूसरों में, मतलब मैंने कि कैसे संक्रमित कर सकता है? जी डॉक्टर सेन, ये समझना चाह रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं उससे कोरोना कैसे फैलता है? जी देखिए, ऐसा है कि कोरोना का संक्रमण सांस द्वारा होती है, ये जान लेना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी और तरीके से नहीं, ये केवल सांस से ही, मतलब ज्यादातर सांस से ही ये संक्रमण होता है। अब जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो खांसने या छींकने से उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो पैदा होते हैं। और ड्रॉपलेट्स हवा में ज्यादा दूर तक तैर नहीं पाते, वो लगभग 1 मीटर के दायरे में ही वो इतने भारी होते हैं कि तैरना बंद कर देते हैं और वो गिर जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत करें तो आप कम से कम 1 मीटर की दूरी का, 1 मीटर का फासला या 2 गज फासला जैसे बताया जाता है, ये मेंटेन करें। अब आपका सवाल दूसरा ये था कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को छींकना, ना छींक हो, ना बुखार हो, ना खांसी हो, तो ये ऐसे व्यक्ति को हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को अभी संक्रमण हो गया है लेकिन उसे सिम्टम नहीं आए हैं, उस पीरियड में भी हम व्यक्ति को कोई सिम्टम नहीं है, उसको हम प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं। तो ऐसे दो जो ये क्लासेस हैं, प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक व्यक्ति, इनमें अगर इनसे हमें, इनके सांस द्वारा भी ये सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं, न केवल छींकने खांसने से, लेकिन लंबी जम्हाई लें या सांस लें, उसके साथ भी ये ड्रॉपलेट्स आते हैं। तो क्यों ना हम पहले अपने आप को सावधानी ये बरतें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ बातचीत करें तो हम 1 मीटर का फासला अवश्य मेंटेन करें। तो इससे क्या होगा कि हम इस चीज से बच सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति बाहर जाए तो बाहर एसिम्टोमेटिक व्यक्ति कोई है, मास्क का मतलब प्रयोग अवश्य करें। इससे हमारे जो दूसरा फ्रंट है कि प्रोटेक्शन का, ये पैदा हो जाता है। और तीसरी बात कि अगर कोई ऐसी चीज हो जैसे स्विच बोर्ड है या दरवाजे का हैंडल है जो किसी एसिम्टोमेटिक व्यक्ति ने पकड़ा हो और जिसमें कीटाणु वहां पे चिपके हुए हो और हमने बाद में जाकर के उसी डोर हैंडल को या स्विच को या फिर लिफ्ट के बटन को दबाया, तो हमें भी होने की संभावना है। तो हम ये जरूर देखें कि जब भी हम ऐसी कोई चीज पकड़ते हैं जो कॉमन यूजेज में है तो हम हाथ धोएं। तो ये 3 जो बेसिक टूल्स हमारे पास जो है, ये ब्रह्मास्त्र हैं। हाथ धोना, मास्क पहनना और 1 मीटर की दूरी का हमें मेंटेन करना। ये हमें, चाहे किसी को सिम्टम हो चाहे किसी को सिम्टम नहीं हो, ये 3 रूल अगर हम पालन करते हैं तो हम अब काफी हद तक इस बीमारी से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। डॉक्टर सेन, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि लॉकडाउन में रियायतें मिल गई हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं खुल गई हैं। अगर हमने मास्क पहन रखा है, अगर हमने ग्लव्स भी पहन रखा है और अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने का मतलब है कि हम बस में किसी से टच हो जाते हैं या ऑफिस में किसी से टच हो जाते हैं या फिर किसी ऐसी चीज को छू लेते हैं, क्या अगर एसिम्टोमेटिक व्यक्ति के 1 मीटर के फासले के कम दूरी पर हम रहते हैं और दोनों ने मास्क पहन रखा है, तो कितनी संभावना है कोरोना संक्रमण की?
देखिए, कोई देयर इज नथिंग नेवर और एवर इन मेडिसिन। कभी भी हम 100% गारंटी तो कभी किसी में होती नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपने ये सारी सावधानियां रखी हो तो आपके चांसेस काफी हद तक, बहुत हद तक वो कम हो जाती है। लेकिन आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप हाथ धोएं, ऐसी चीज कोई आपको इसमें आए तो हाथ धोने का जो तरीका है वो जरूर अपनाएं। जो तरीके आज प्रिंट मीडिया में, ऑडियो में, वीडियो में, अखबारों में सब जगह चित्रित किया जाता है कि भाई 20 सेकंड तक हाथ धोना है, फिंगर टिप्स को और उंगलियों के बीच की जगह जो है, और कलाइयां हैं, हथेलियां हैं और हाथ ऊपर का जो हिस्सा है सारा 20 मिनट तक रनिंग वाटर में और साबुन के साथ झाग वाले उसमें कर दिया तो आपके चांसेस बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से वजीर जी हैं फोन लाइन पर। वजीर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि आप लोग बताते हैं कि जिसमें सिस्टम भी नहीं फिर भी उसके अंदर कोरोना होता है, तो सर ये पूछना चाहेंगे कि उसके अंदर कितने दिन तक कोरोना रह सकता है? 14 दिन उसके अंदर रहने के बाद भी खत्म हो जाएगी या 11 दिन तक रहती है? इसके बारे में बताइए। जी डॉक्टर सेन जी, आपका सवाल शायद इससे है कि भाई ये कीटाणु कितने देर तक जीवित रहता है। जी, अगर मैंने ठीक सुना जी, तो ये कह रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, अगर उनमें कोई लक्षण नहीं है तो उनमें कोरोना कितने दिनों तक रहता है? हाँ, वो ऐसा है जी, जो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति है उसमें अगर कोई लक्षण नहीं है और 14 दिन तक वो बगैर किसी लक्षण का रह जाता है तो ये हम मान के चलेंगे कि उसमें बीमारी हुई और उसकी जो अपनी अंदरूनी शक्ति है, क्षमता है बीमारी से लड़ने की, वो अच्छी रहने की वजह से उसने उसके ऊपर काबू पा लिया है और वो ठीक हो गया है। तो 14 दिन तक अगर किसी को लक्षण नहीं है, उसके बावजूद उसके बाद भी अगर उनका हम टेस्ट कराएं तो हो सकता है कि हमें उनके अगर वो संक्रमित ऑलरेडी है तो हो सकता है कि हमें उसमें पॉजिटिव हमें उसकी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आए। लेकिन शोध कार्य से ये पता लगाया गया है कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद अगर वो पॉजिटिव भी है तो उस वायरस पार्टिकल का दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की जो क्षमता है वो ना के बराबर हो जाती है। यानी कि हम ये मान लेंगे कि 14 दिन तक अगर व्यक्ति बिल्कुल बगैर किसी सिम्टम्स के वो रह चुका है और वो ठीक है तो वो क्योर्ड हो चुका है, उसके अंदर या तो संक्रमण हुआ ही नहीं था, अगर हुआ होगा तो वो ठीक हो गया है। इसको मानते हुए हम चलेंगे कि 14 दिन तक, इसलिए हम आइसोलेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड भी हम 14 दिन का ही मानते हैं। जी बिल्कुल। कर्नाटक के गुलबर्ग से लाल मोहम्मद जी हैं। लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्ते और आकाशवाणी सब लोगों को नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, नमस्ते। सर मैं ब्लाइंड पर्सन बात कर रहा हूँ, कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से। जी हेलो। जी आपको सुन पा रहे हैं। सर, हम ब्लाइंड लोग अभी डेली फिरने का रहता, अभी आगे हमारे कुछ भी प्रॉब्लम के लिए सोशल डिस्टेंस करना कैसा करना मेंटेन करना पड़ता सर? एक बहुत ही गंभीर सवाल है डॉक्टर सेन। जी, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, कोई भी ऐसे जो हमारे कोई भी व्यक्ति हो जैसे जो या तो ब्लाइंड है या दिव्यांग है, इनके प्रति समाज को संवेदना, मतलब ये ऐसा है कि ऐसा देख के चलना कि भाई ऐसे व्यक्ति से वो दूर रहे। अब ये पर्टिकुलर सवाल का जवाब देना मैं सोचता हूँ कि अपने आप को इस तरीके से काबिल बनाना है कि भाई हम 1 मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, या तो कोई लाठी के सहारे हो या कोई और एड के सहारे हो, हम इसका अगर कुछ अंदाज लगा सके। और दूसरी बात कि जो दूसरे व्यक्ति है समाज के, जो दृष्टिहीन नहीं हो या दृष्टि शक्ति जिनकी ठीक हो, इन्हें भी हम सबको उचित ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये शक्ति कम हो, कमजोर हो, तो इनको हम सहायता करें जब वो सोशल इंटरेक्शन कर रहे हों, चाहे वो सड़कों पे चल रहे हो, चाहे वो किसी वाहन पे चल रहे हों, चाहे वो बाजार में हो या ऑफिस में हो, इनसे दूरी बरकरार मेंटेन हम करते हुए चलें। जी बिल्कुल। और भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, वो वसुधैव कुटुंबकम की है, पूरे देश को एक परिवार मानने की है। तो परिवार में अगर कुछ सदस्य ऐसे हैं, दिव्यांग हैं, तो उनके साथ कोरोना काल में, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी जिम्मेदारी है कि
कि हम उनसे स्वयं सुरक्षित दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रखें ताकि उनका भी जीवन सुरक्षित रह सके और हमारा भी जीवन सुरक्षित रह सके। महेश शर्मा जी हैं बड़ौद से फोन लाइन पर। महेश जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, महेश शर्मा बड़ौद से जी नमस्ते। लॉकडाउन में बिल के साथ साथ बाजार में कुछ दुकानें खुल गई हैं जी, और काफी भीड़ हो रही है। हम अपना बचाव कैसे करें? भीड़ भाड़ से अपना बचाव कैसे करें डॉक्टर सेन? जी जी जी, ये तो बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है इन्होंने। लॉकडाउन का खुलने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी चली गई है जी। अब लॉकडाउन का खुलने का मतलब ये है कि हमें हमारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। जो हमने इस दौरान लॉकडाउन के दौरान सीखा है इसको हमें भूलना नहीं है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी जगह जाते हैं तो भीड़ वहां पे बनने ना दें और भीड़ से दूर रहें। अगर दुकान खुली है तो दुकान में लाइन या कोई कतार बनाएं और उसमें 1 मीटर की दूरी का जो नियम है उसका हम बहुत कड़े अनुशासन के साथ इसका पालन करें जी। भीड़ बनाने से एक बीमारी बढ़ेगी जी, बीमारी बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ताकि भीड़ को हम जन्म ना दें, भीड़ बनने ही ना दें जी, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो दुकानदार को भी रखना पड़ेगा, जो ग्राहक है उसको भी रखना पड़ेगा, पूरे समाज को रखना पड़ेगा। क्योंकि हमें यही सीख लॉकडाउन के दौरान मिली है कि एकमात्र अस्त्र हमारे पास जो है ये आज के डेट पे ये है कि हमें भीड़ से बचना है, भीड़ नहीं लगानी है जी। डॉक्टर सेन, आप भी देश के एक बड़े अस्पताल सफदरजंग से जुड़े हुए हैं। अब जब लॉकडाउन में रियायत मिल रही है तो बहुत सारे मरीज डॉक्टरों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ओपीडी में भी जाने की सोच रहे हैं। और जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे इस समय? जी, ऐसा है कि लॉकडाउन के दौरान भी ओपीडी हमारी खुली हुई थी और अभी भी खुली हुई है। और जो नॉन कोविड सेक्शंस हैं वो सारे जो सेक्टर्स हैं, जितने भी कोविड के अलावा जो भी किसी को दिल की बीमारी है, किसी को बच्चों के बाल रोग है, किसी को बाकी निदान चिकित्सा है, तो सारी शल्य चिकित्सा है, सारी ओपीडीज हमारे खुले हुए हैं। और ओपीडी सवेरे लगती है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी वहां पे डॉक्टर के साथ अपना दिखा सकता है और वहां पे अपनी वो चिकित्सा उसको ग्रहण कर सकता है। हाँ, बुजुर्गों में ऐसा है कि बुजुर्गों में घरों से निकलना मतलब ठीक नहीं होगा। जहां तक संभव है अगर वो टेलीफोन के सहारे या किसी दूसरे अपने किसी परिवार के सदस्य के को भेज करके अपनी टेलीमेडिसिन के सहारे हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार से संपर्क कर सकें तो अच्छी बात है। हाँ, इमरजेंसी अगर है तो इमरजेंसी तो हमारी 24/7 खुली हुई है, कभी भी बंद हुई नहीं। तो इमरजेंसी में कभी भी आ सकते हैं और इनका इलाज बुजुर्गों का खास करके अलग से किया जाता है। उनको कोई कतार में या अलग से नहीं रखा जाता है, उनको सबसे पहले उनकी देखरेख की जाती है। डॉक्टर सेन, चलते चलते बहुत संक्षेप में 2 लाइन में क्या संदेश देंगे हमारे श्रोताओं को? जी, मैं तो यही कहूंगा कि इस बीमारी से बचने का जो सबसे बड़ी जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है वो है स्वच्छता। स्वच्छता का हमारी भारत में हमारे देश की एक परंपरा रही है, इसको हम भूल ना जाएं, इसको हम बनाए रखें। अनुशासन, स्वच्छता और ये सिंपल सी चीजें जो हमारे पास मौजूद हैं, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो सावधानी बरतें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जी, डॉक्टर सेन, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, हमारे श्रोताओं को ये समझने की जरूरत है कि जब आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, तो जब आप उपवास करते हैं तो आप पर पुलिस की सख्ती नहीं होती। आपका मन जानता है कि आप उपवास कर रहे हैं। इसलिए जब ये नियम सोशल डिस्टेंसिंग का है तो सरकार, पुलिस आपके आसपास हमेशा मौजूद नहीं रह सकती। आपको अपने मन से सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा, तभी आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर M.K. सेन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।